Hello everyone, very warm welcome to ITLS Academy। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहला पार्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, एज वेल एज सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम ये भी इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो मेन फोकस वाला टॉपिक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो सेल है वो तो एक बेसिक पार्ट है, उसको तो कवर करना ही होता है। अगर सेल बायोलॉजी को पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ना है, तो आप सेल के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप एक सेल को नहीं जानेंगे आप फिजियोलॉजी कैसे कवर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हम सेल पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। और एज वेल एज जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कहाँ से, ट्रांसपोर्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। टॉपिक है हमारा द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा लेवल जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सेल होती हैं। अब सेल तो होंगी, क्या ज़रूरी है कि इसमें एक ही सेल हो या इसमें बहुत सारी सेल्स भी हो सकती हैं? तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ एक साथ में होती हैं कि जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक सेल हो सकती है और बहुत सारी सेल्स भी एक साथ हो सकती हैं। जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है उसको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। हम सब जानते हैं कि जैसे सेल्स एक साथ में बहुत सारी जब इकट्ठी होती हैं एक दूसरे का साथ में, तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। एक डाउट यहाँ पे ये आता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी बहुत सारी सेल्स हैं, जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो टिश्यू बन रहे हैं वो भी बहुत सारी सेल्स से बन रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? तो मैं डिफरेंस बताती हूँ आप लोगों को। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें सेल्स तो होती हैं बहुत सारी, लेकिन वो सेल्स कॉम्पैक्ट नहीं होती हैं। इस तरीके से नहीं होती हैं कि एक के ऊपर एक लेयर्स में और बहुत सारी इकट्ठे होकर एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएं। जब सारी सेल्स मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उस लेवल को कहा जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा मेन फोकस है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेल। All cells arise from existing cells by the process of cell division। जितनी भी सेल्स बनती हैं अपनी पुरानी सेल्स से ही बनती हैं, और जो प्रोसेस होती है नई सेल बनने की उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीज़न। अब ये जो लाइन यहाँ पे बोली गई है ये लाइन है सेल थ्योरी का एक पार्ट, एक सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है जिसमें भी कहा गया था कि सारी सेल्स एक अपनी पुरानी सेल्स से ही अराइज होती हैं। सेल थ्योरी दी गई थी स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा, जिन्होंने सेल्स के बारे में 3 मेन पॉइंट बताए थे। जो सेल्स हैं वो अपनी पुरानी ही सेल्स से बनती हैं, और इसके अलावा जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है वन सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल सेल, वो प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न की। इसके अलावा एक और पॉइंट जो इन्होंने दिया था वो ये कि जो सेल्स होती हैं वो फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। सबसे छोटी फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो होती है सेल। सेल से छोटा ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जिस पे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर सके।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एक पॉइंट, दो पॉइंट मैंने आपको बताया स्लाइड एंड सॉन की सेल थ्योरी का। तीसरा पॉइंट ये था कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल होती है, जबकि जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये तीनों सेल थ्योरी के। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फुलफिल यूनिक रोल्स, सारी ही सेल्स का यूनिक रोल होता है, दैट सपोर्ट होम्योस्टैसिस एंड कंट्रीब्यूट टू द मेनी फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर में बहुत प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और सभी सेल्स का अपना अलग रोल है। अलग रोल कैसे? अगर हम बात करें नर्व सेल की, नर्व सेल क्या करती हैं? ये ब्रेन का एक पार्ट होती हैं और इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं। दूसरी अगर हम बात करें जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में जो सेल्स पाई जाती हैं तो उनका रोल अलग है, वो डाइजेशन से रिलेटेड वर्क कर रही हैं। इसके अलावा जो मसल्स में हमारी सेल होती है, मसल सेल, उनका वर्क अलग होता है। इसलिए ये कहा गया है कि जो अलग अलग सेल्स होती हैं उन सभी का एक यूनिक फंक्शन होता है, सभी अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि आइज़ में ही आप अगर ले लें तो आइज़ में जो सेल्स हैं उनका काम है विज़न का, चीज़ों को देखने का, तो वो अपना वर्क करती हैं। इस तरीके से सभी प्रकार की सेल्स का अपना अपना रोल होता है और उसी रोल से वो बॉडी को सपोर्ट करती हैं, होम्योस्टैसिस एक बैलेंस्ड स्टेट में रखती हैं और बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ में कोऑर्डिनेट करती हैं। अगला पॉइंट है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल बायोलॉजी होती है या इसी को साइटोलॉजी भी बोला जाता है, ये एक स्टडी होती है जिसमें कि हम सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं एज वेल एज उनका फंक्शन क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अगला आता है पार्ट्स ऑफ अ सेल। सेल के बारे में तो हम लोगों ने बात की, लेकिन सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये हम अब देखेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम है एनिमल सेल का। इसके अलावा प्लांट सेल का डायग्राम थोड़ा सा अलग होता है, उनमें आप देखेंगे तो सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मिलता है, जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है, कोई भी लार्ज वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर हम सेल की बात करें तो इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये तीन मेन पार्ट हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल के पार्ट में और उन सभी को हम देखने वाले हैं। देखते हैं जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले पोर्शन से। यहाँ पे ये पोर्शन दिखाया गया है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होगा। क्रोमैटिन का मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में। उसके अलावा न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। ये देखिए आप बाउंड्री में पोर्स देख पा रहे हैं न्यूक्लियस की। इन पोर्स का काम होता है कि जैसे जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है हमारा, डीएनए न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर वो आरएनए क्या करता है, बाहर आता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है, क्योंकि उसको प्रोटीन बनानी होती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस न्यूक्लियस से बाहर होती है साइटोसॉल में, तो उसको बाहर आने के लिए कोई एग्जिट पॉइंट चाहिए होता है। तो यही न्यूक्लियर पोर वहाँ पे वर्क करते हैं, जिनके थ्रू कि वो आरएनए जो बना है वो सेल के बाहर आता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल में बाहर साइड में बनती हैं, लेकिन उनको अंदर जाना होता है, तो भी उनको कोई एंट्री पॉइंट चाहिए होगा। अगेन वो न्यूक्लियर पोर से अंदर इंटर करती हैं। अगला पार्ट है न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है
जो कि न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। इसके अलावा एक और मेन पार्ट है जो कि न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर और इसको राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है। ये आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। अगला पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में लगभग सारी चीज़ें ही प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म की अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोसॉल प्लस ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल और जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी अंग प्रत्यंग प्रेजेंट हैं सेल में, वो सारे ही आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में एक्सेप्ट न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो सारे ही पार्ट जो होते हैं सेल में वो साइटोप्लाज्म में ही आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल का ही पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस से लगा हुआ होता है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये राइबोसोम की प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंथेसिस करता है लिपिड्स की। अगला है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है जो मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं, वो कहे जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। इसके अलावा कुछ ऐसे भी राइबोसोम्स होते हैं जो फ्री होते हैं साइटोसॉल में, उनको फ्री राइबोसोम बोला जाता है। अगला है स्ट्रक्चर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो कि अगेन साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है और ये ट्रांसपोर्ट का और पैकिंग का काम करता है। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगेन माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट वन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी को पता होगा, उम्मीद है। ये एनर्जी सोर्स होते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और सेल को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरी करते हैं। अगला पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी न्यूक्लियस से अटैच्ड ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर होता है और ये लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगली चीज़ जो कि प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी बेकार की चीज़ें होती हैं वो ये डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अलावा ये कभी कभी अपने आप को भी बस्ट कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अगला है सिक्रीटरी वेसिकल्स। ये कुछ ऐसी वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेल की चीज़ों को बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर देती हैं, सिक्रीट कर देती हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरी सेल को कवर करके रखता है। अगला आता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स सेल डिवीज़न के टाइम पे हेल्प करते हैं। जितने भी मैं ऑर्गेनेल्स का बता रही हूँ, एक रिव्यू बता रही हूँ, इनकी डिटेल स्टडी भी हम लोग कर लेंगे। ये सारे पार्ट्स हैं सेल के, क्योंकि जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अगला पार्ट है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इसके अलावा सेंट्रोसोम्स, माइक्रोविलाई, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सारी चीज़ें सेल के मूवमेंट और सपोर्ट में हेल्प करती हैं। ये सारी पार्ट होती हैं साइटोस्केलेटन का। इसके अलावा अगला पार्ट है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है सीलियम। ये जो सीलिया होता है ये सेल के अटैचमेंट में हेल्प करता है।
तो ये एक ओवरव्यू देख लिया पार्ट्स ऑफ सेल का। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अगला है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी बाउंड्री होती है जो कि सेल को सपोर्ट करती है, सेल को चारों तरफ से कवर करके रखती है और इसके साथ ही कुछ चीज़ों का ये आदान प्रदान करने में भी हेल्प करती है। इसकी अगर नेचर की बात करें तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है ये कुछ गिनी चुनी चीज़ों को ही आने जाने के लिए छूट देगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी ही चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज दे, नहीं, कुछ चुनी हुई चीज़ों को अंदर भेजेगी सेल की और जो बाहर भेजने वाली सेल के बाहर भेजने वाली चीज़ें हैं उनको बाहर भेज देगी। तो चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जो फ्लूइड नेचर वाला स्ट्रक्चर होता है वो दिया गया है यहाँ पे, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। उसके बारे में ये जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, उसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका मतलब है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड के फॉर्म में रहती है। ये एकदम से बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती, बहुत सॉलिड नहीं होती है। इसमें हल्की सी लिक्विडिटी पाई जाती है, लचीलापन होता है इसमें। अगर बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स होती हैं। चैनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी भी चीज़ को आने जाने में हेल्प करती हैं। देखिए यहाँ पे पोर प्रेजेंट है चैनल प्रोटीन में। किसी भी चीज़ को अगर अंदर आना है यही इसी पोर के पास में आएगी, चैनल ओपन होगा और वो चीज़ अंदर आ जाएगी। इसके साथ ही जो चीज़ बाहर जाने वाली होगी उसको भी बाहर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में प्रेजेंट हैं। आप देखिए ये प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि इनका कुछ पार्ट अंदर की साइड में होगा, कुछ पार्ट बाहर की साइड में होगा और कुछ पार्ट बीच में भी होगा। देखिए दोनों ही, अगर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि कुछ पार्ट बाहर है, कुछ पार्ट अंदर है और बीच में भी एक बड़ा सा पार्ट है। इसके अलावा साइटोसोल तो सेल के अंदर होता ही है। पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ होती हैं, जैसे कि ये देखिए ये पेरिफेरल प्रोटीन है और इधर ये पेरिफेरल प्रोटीन दिखाई गई है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ मौजूद हैं। अगला अगर बात करें, कुछ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। देखिए लिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? कुछ ऐसे लिपिड्स जिनमें कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। इसके अलावा जो लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स का मतलब है इनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, चलिए एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ फ्लेक्सिबल yet sturdy barrier that surrounds and contains the cytoplasm of a cell। ये किसी भी सेल के आउटर बाउंड्री होती है और सारा साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, सारे ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस, और जो भी साइटोप्लाज्म में चीज़ें आती हैं वो सारी ही प्रेजेंट होती हैं इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। and is best described by using a structural model called the fluid mosaic model। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, जिसके बेस पे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन किया गया था। ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं पूरा डिटेल में समझाने लग जाऊंगी तो कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंप्लीट स्टडी के लिए। लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें मैं बस इतना ही बताऊंगी आपको कि ये जो मॉडल दिया गया था, हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, सारी ही चीज़ें मैंने बता दी हैं।
स्टिल अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल स्टडी तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट करिए आप, आपको डिटेल स्टडी अगर चाहिए तो फिर मैं उस पर भी आपकी हेल्प कर दूंगी। अगला है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the molecular arrangement of the plasma membrane resembles a continually moving sea of fluid lipids that contain a mosaic of many different proteins। एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा इसमें बीच बीच में अगर आप देखें तो प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। तो इसको कहा यह जाता है कि जैसे अगर हम ये मान लें, ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है इसको हम कोई सी मान लें, इसको अगर हम समुद्र मान लें, तो क्या होता है इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो आप इसको मान सकते हैं कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स एक सी की तरह हैं, और इसमें ये जो प्रोटीन्स हैं इस सी में, इस समुद्र में फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। यही लिक्विड मॉडल है जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये एक सी की तरह होती हैं, और इनमें लिपिड्स जो हैं वो यहाँ पे तैरती हुई नज़र आती हैं। इसलिए प्रोटीन्स में मोशन भी होता है, ये थोड़ा सा इधर उधर भी शिफ्ट हो सकती हैं। आगे, सम प्रोटीन्स फ्लोट फ्रीली लाइक आइसबर्ग्स। कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो एकदम फ्री मूव करती हैं, जैसे कि ये देखिए पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ये एकदम फ्री फ्लोट कर रही हैं जैसे कि आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग की तरह। वेरेज अदर्स आर एंकर्ड एट स्पेसिफिक लोकेशंस लाइक आइसलैंड। जो आइसबर्ग होते हैं वो तैरते रहते हैं समुद्र में, आप लोगों ने देखा होगा, सभी ने एडवेंचरस मूवीज देखी होंगी। तो जो आइसबर्ग्स होते हैं वो तैरते रहते हैं, लेकिन जो आइलैंड होते हैं वो एक जगह पर रुके होते हैं और दोनों ही समुद्र में होते हैं। तो उसी के बेस पे इसको डिफाइन किया गया कि ये जो प्रोटीन्स कुछ होती हैं, कुछ तो तैरती रहती हैं जैसे कि आइसबर्ग, और कुछ उसमें जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि ये वाली प्रोटीन्स आप देखिए जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ये इसमें जुड़ी हुई हैं लेकिन फिर भी इसी में हैं। तो ये आइसबर्ग की तरह, आइसलैंड की तरह होती हैं, जबकि जो तैर रही हैं, फ्री फ्लोटिंग हैं, वो आइसबर्ग की तरह होती हैं। आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने ये देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है और कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर आने जाने में हेल्प करती है। तो वो हेल्प कैसे करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ अ सेल। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह, वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेल के पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाहर भेजनी होती हैं, कुछ उसे अंदर मंगानी होती हैं। तो ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो सेल की लाइफ के लिए ये मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, substances generally move across cellular membranes via transport process। जो प्रोसेस होती है मूवमेंट की उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। दैट कैन बी क्लासिफाइड एज पैसिव और एक्टिव। दो तरीके की प्रोसेस हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर दे रिक्वायर सेलुलर एनर्जी। अगर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सेल को एनर्जी देनी पड़ रही है तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। लेकिन अगर वो बिना एनर्जी के प्रोसेस हो रही है तो उसको बोला जाता है पैसिव प्रोसेस। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है डिफ्यूजन। Diffusion is a passive process in which the random mixing of particles in a solution occurs because of the particles' kinetic energy। इसमें जो मूवमेंट होता है वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। अगर आप डायग्राम में देखिए, सबसे पहले ये इंक यहाँ पे मिलाया गया है इसमें,
अब ऊपर का वाइट दिख रहा है वाटर है, और बिगनिंग में स्टार्टिंग में ये इंक यहीं पे है, लेकिन धीरे धीरे क्या इंटरमीडिएट स्टेज आता है, ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, आप देखिए पूरे में एक ही जैसी इंक फैल चुकी है, और ये प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न की, जो कि हो रही है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसमें बाहर से कोई भी एनर्जी देनी नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट है, if a particular solute is present in high concentration in one area of solution and in low concentration in another area, solute molecules will diffuse towards the area of low concentration. ये जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। किसी भी जगह पे जिस चीज़ की ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, वो अपने से कम की तरफ मूव करेगी, और ये तब तक मूव करेगी जब तक कि दोनों जगह पे कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। अगर बात करें डिफ्यूज़न की, तो दो तरीके का डिफ्यूज़न होता है, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सबसे पहले देखते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न इज अ पैसिव प्रोसेस in which substances move freely through the lipid bilayer of the plasma membrane of cells without the help of membrane transport proteins. अगर सिंपल डिफ्यूज़न की बात करें, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैटर प्रेजेंट है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इसकी दूसरी तरफ कंसंट्रेशन लो है, तो ऑब्वियसली ये डिफ्यूज़ करेगा, और इसको किसी को भी ऐसे माध्यम की ज़रूरत नहीं होगी जो इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए। ये डायरेक्टली कंसंट्रेशन का डिफरेंस देख के अपने आप ही मूव करेगा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की, सो इन दिस प्रोसेस एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन असिस्ट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में किसी न किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को पहुंचा सके। और अगर सेल के केस में बात करें, तो ये माध्यम प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स ही एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को पहुंचाती हैं, और ज़्यादातर अगर इनमें बात करें तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाने वाली, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। इंटीग्रल क्यों? क्योंकि यही वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखती हैं। तो आगे देखते हैं, द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी आइदर अ मेम्ब्रेन चैनल और अ कैरियर। अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, या तो मेम्ब्रेन चैनल के फॉर्म में हो सकती हैं या कैरियर के फॉर्म में हो सकती हैं। चैनल का मतलब होता है कि वो वहीं पे जहाँ पे हैं एक जगह पे उसी जगह पे लगी रहेंगी और उसका ट्रांसफ़र करवा देंगी। लेकिन जो कैरियर मीडिएटेड होती हैं, उनमें बाहर से आके कोई प्रोटीन बाइंड करेगी और फिर वो चीज़ों को अंदर लेके जाएगी। चलिए डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अंदर की तरफ साइटोसोल है। अब सिंपल डिफ्यूज़न के केस में ये डायरेक्टली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। लेकिन अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करें तो एक चैनल मीडिएटेड है, एक कैरियर मीडिएटेड। चैनल मीडिएटेड में आप देख सकते हैं बाहर से मॉलिक्यूल आता है और वो डायरेक्टली चैनल को पास करके चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कैरियर मीडिएटेड में, तो कैरियर मीडिएटेड में एक बाहर से प्रोटीन आता है जो मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करना है, वो आके बाइंड करता है और फिर उस कैरियर की मदद से चीज़ों को आगे पहुंचाया जाता है। तो ये तो बात हो गई सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में। गाइस, ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा ही पार्ट है ये, और इसके आगे का पार्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। फॉलो ITLS Academy on various social media platforms. Thank you very much.